नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। केंद्र की एनडीए सरकार के 2 वर्ष पूरे हो गए। इन 2 वर्षों में देश का क्या बना और बिगड़ा, इस बारे में सरकार की तरफ से जारी तमाम जानकारियां हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रियों ने राजकाज में क्या कुछ किया, इसको उनकी जुबानी देश सुन रहा है। इस सबसे अलग बुनियादी सवाल यह है कि जनता इन 2 वर्षों पर क्या फील कर रही है, क्या सोच रही है। नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को जनता ने माहौल बनाकर सत्ता पर बैठाया था। मई 2014 का सत्ता परिवर्तन जनता के अभूतपूर्व निश्चय से हुआ था। उस निश्चय में कांग्रेस के खिलाफ गुस्सा था, भ्रष्टाचार, महंगाई के खिलाफ गुस्सा, तो राष्ट्रवादी जन सैलाब ने नरेंद्र मोदी के प्रति जुनून बनाया था। जाहिर है उन्हीं बातों पर जनता आज मोदी सरकार को तौल रही होगी। नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार से जो भरोसा था, उसमें जैसी और जो उम्मीदें थी, उसका मनोविज्ञान सरकार की प्रचारित उपलब्धियों से कैसा मेल खा रहा है, यह लाख टके का सवाल है। हिसाब से 2 साल की अवधि लंबी नहीं होती। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी से लेकर नरसिम्हा, वाजपेयी आदि की तमाम सरकारें 2 साल हनीमून का समय पाती रही। जनता परिवार और संयुक्त सरकारों के खिचड़ी अनुभव को छोड़े तो बहुमत की सभी सरकारों से मोहभंग का समय मध्यावधि के बाद शुरू हुआ। नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पूर्ण बहुमत और जनता की ठोस उम्मीदों में जन्मी है। जनता ने जयकारा लगाया, तभी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। अब उनकी सरकार जयकारा लगवा रही है। सरकार जो प्रचार कर रही है, जो कह रही है, उससे जनता का जयकारा लग रहा है या नहीं, यही अहम सवाल है। जनता में नरेंद्र मोदी पहले जैसे ही पूजे जा रहे हैं या अभी कोई ठहराव है? लोग फल प्राप्ति हुई महसूस कर रहे हैं या इंतजार कर रहे हैं? सरकार ने 56 भोग का प्रसाद बना देने, बांट देने का जो प्रचार किया है, उससे लोगों की आस्था में कितना, कैसा जोश आया है, आज इस पर चर्चा है। मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। नरेंद्र मोदी सरकार के 2 साल पूरे होने का मौका भाजपा बनाम कांग्रेस की लड़ाई का मौका बन गया है। हैरान करने वाली बात है कि नरेंद्र मोदी के मुकाबले अपने को प्रधानमंत्री के दावेदार के तौर पर पेश करने वाले नेता और उनकी पार्टी मोदी सरकार पर हमले नहीं कर रही है। उल्टे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनके 2 साल पूरे होने पर उनको बधाई दी। उन्होंने कहा कि 2 साल में कोई काम नहीं हुआ है, पर लोगों ने मोदी को 5 साल के लिए चुना है, इसलिए उम्मीद करनी चाहिए कि अगले 3 साल में कुछ काम होगा। इसी तरह हर मामले में मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करने वाली आम आदमी पार्टी के नेता भी विरोध की खानापूर्ति कर रहे हैं। उल्टे आपके नेता कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमला करने में लगे हैं। पश्चिम बंगाल में भारी बहुमत से जीत कर आई ममता बनर्जी विरोध करने के बजाय भाजपा के प्रति सद्भाव दिखा रही हैं। सिर्फ कांग्रेस ने मोदी सरकार के 2 साल पूरे होने के मौके पर विफलता का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया है और देश भर में घूमकर उसके नेता सरकार के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। प्रादेशिक क्षत्रपों की चुप्पी आगे की राजनीति का संकेत है। असल में कांग्रेस की आक्रामक राजनीति के कारण क्षत्रपों ने अपने को पीछे किया। उनको पता है कि कई राज्यों में उन्हें कांग्रेस से लड़ना है, इसलिए वे अपने को कांग्रेस के साथ नहीं दिखाना चाहते। दूसरे लोकसभा चुनाव में अभी बहुत समय है, इसलिए वे अपने को अभी से उस राजनीति में नहीं झोंकना चाहते। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में क्या समय से पहले चुनाव होंगे? दोनों राज्यों में सत्तारूढ़ पार्टियों के रुख से ऐसा लग रहा है कि समय से पहले चुनाव हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो फिर सिर्फ इन 2 राज्यों में ही नहीं बल्कि अगले साल होने वाले 5 राज्यों के चुनाव समय से पहले होंगे। अगले साल जनवरी फरवरी में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले चुनावी तैयारियां पूरी की हैं। उसने अपने लगभग सभी उम्मीदवार तय कर लिए हैं। मौजूदा विधायकों के अलावा 100 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा हो गई है। सरकार का प्रचार भी जोर शोर से चल रहा है। उसके मुकाबले बसपा की तैयारियां पूरी नहीं है और भाजपा कांग्रेस की तैयारियां भी शुरुआती चरण में है। ऊपर से हाल में 2 सीटों पर हुए उपचुनाव में सपा को शानदार जीत मिली है, इसलिए उसके नेता चाहते हैं कि नवंबर या दिसंबर में चुनाव हो जाए। उधर उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार को कई तरह के संकट घेरे हुए हैं। मुख्यमंत्री हरीश रावत के खिलाफ सीबीआई की जांच चल रही है। इसके बावजूद मुख्यमंत्री बदलने का फैसला कांग्रेस के लिए मुश्किल है, क्योंकि इस समय रावत के साथ पार्टी जुड़ी हुई है। रावत के लिए जो सहानुभूति है, उसका फायदा उठाने के लिए कांग्रेस वहां समय से पहले चुनाव करा सकती है।
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने ये कहकर सबको चौंकाया है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा का मुकाबला समाजवादी पार्टी के साथ है। हालांकि जमीनी हकीकत कुछ और है। चुनावी साल में पार्टियों के जो आंतरिक सर्वेक्षण हुए हैं या मीडिया समूहों ने चुनाव पूर्व सर्वेक्षण करवाए हैं, उसमें बहुजन समाज पार्टी सबसे आगे बताई जा रही है। भाजपा दूसरे या तीसरे नंबर की पार्टी बताई जा रही है। भाजपा के नेता भी इस बात को जान रहे हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश में बसपा के लिए अच्छा माहौल है। जानकार सूत्रों का कहना है कि भाजपा में बसपा को लेकर बड़ी चिंता है। भाजपा नेताओं को लग रहा है कि लोकसभा में उसके साथ रहा 2 बड़ा वोट बैंक बसपा के साथ जा सकता है। ब्राह्मण और दलित दोनों के बसपा के साथ जाने की संभावना है। ऐसा होता है तो मुस्लिम पूरी तरह से बसपा के साथ जाएंगे और फिर मायावती भारी बहुमत से जीतेंगी। सो ब्राह्मण और दलित वोट भाजपा के साथ बनाए रखने और मुस्लिम वोटों में बिखराव के लिए भाजपा अध्यक्ष ने सपा के साथ मुकाबला बताया है। भाजपा चाहती है कि सपा को मुकाबले में बनाए रखा जाए ताकि मुस्लिम वोट एक मुश्त किसी की तरफ न जाए। सपा को मुकाबले में बनाए रखने का दूसरा फायदा ये है कि उसकी चिंता में दलित और ब्राह्मण भाजपा से जुड़ेंगे। अब आज की सुर्खियां हैं, ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली आयोजित की गई। इस रैली में लोगों की काफी भीड़ उमड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि मैं उत्तर प्रदेश वाला हूं, उत्तर प्रदेश का सांसद हूं और उत्तर प्रदेश का सांसद होने के नाते आप सबका आशीर्वाद प्राप्त करने का मेरा स्वाभाविक मन करता है। मोदी ने कहा कि सरकार जन सामान्य के सपनों को पूरा करने के लिए होती है। जनता ने 2 साल में भली भांति हमारे कामकाज को परखा है। मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि इस समय हम 2 साल पहले राष्ट्रपति भवन में शपथ ले रहे थे, उसी समय मैं आज मेरे देशवासियों को मेरे काम का हिसाब देने आया हूं। मोदी ने अपने भाषण में 2 साल में शुरू किए गए करीब सभी योजनाओं के बारे में आम जनता को बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया है कि उन्होंने सबसे ज्यादा आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाया है। उन्होंने ये भी दावा किया कि जीएसटी बिल इस साल पास हो जाएगा। अमेरिका के प्रतिष्ठित अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल को दिए इंटरव्यू में मोदी ने बड़े आर्थिक सुधार नहीं होने की बात को खारिज करते हुए कहा कि असल में उन्होंने सबसे ज्यादा आर्थिक सुधार किए हैं। मोदी ने कहा कि उन्होंने जो सुधार किए हैं उन्हें पिछली सरकारों के लिए करना मुश्किल था। कल दिल्ली में अपने सरकारी आवास पर दिए इंटरव्यू में मोदी ने कहा कि उन्हें आगे अभी बहुत काम करना है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने भारत में विदेशी निवेश के लिए आर्थिकी को और खोला, भ्रष्टाचार रोकने के लिए नियमों में बदलाव किए, गांवों में बुनियादी ढांचे की कमी पूरी करने का प्रयास किया और भारत में कारोबार करना आसान बनाया। उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धि बताते हुए कहा कि आज भारत दुनिया के मंच पर अकेला एक कोने में नहीं खड़ा है। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के मुसलमानों के बारे में दिए गए विवादित बयान पर नरेंद्र मोदी ने टिप्पणी से इनकार कर दिया। अमेरिका के प्रतिष्ठित अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान दिए जाने वाले किसी भी बयान पर सरकार को प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। गौरतलब है कि ट्रंप ने प्रचार के दौरान कहा था कि अमेरिका में मुसलमानों के प्रवेश पर पाबंदी लगा देनी चाहिए। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन सहित दुनिया के कई देशों के नेताओं ने इस बयान की तीखी आलोचना की थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। उन्होंने कहा कि चुनाव में बहस के लिए कई मुद्दे होते हैं, किसी भी सरकार को उन पर प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। मोदी ने कहा कि चुनाव बहस के दौरान वहां कई बातें कही जाएंगी, कौन क्या खाया क्या पिया, मैं हर बात पर कैसे प्रतिक्रिया दे सकता हूं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने नरेंद्र मोदी सरकार के 2 साल पूरे करने के मौके पर आज शुभकामना दी और कहा कि सरकार ने इस अवधि में सबका साथ सबका विकास की विचारधारा के अनुरूप काम किया है। उन्होंने कहा कि 2 साल में सरकार के विकास और प्रगति के नए मापदंड स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा पूरे देश में सरकार के 2 साल को विकास पर्व के रूप में मना रही है। शाह ने कहा कि इस मौके पर करोड़ों गौरवान्वित भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रिमंडल को हार्दिक बधाई। इस मौके पर प्रधानमंत्री कार्यालय की वेबसाइट पर कहा गया कि भारत में बदलाव लाने के लिए सक्रिय और लोकहित के कदम उठाए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मोदी सरकार ने देश में बदलाव लाने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार के 2 साल पूरा करने के मौके पर चल रहे विज्ञापन अभियान की आलोचना की है। उन्होंने आज देश के सभी बड़े अखबारों में पहले पन्ने पर छपे विज्ञापन को लेकर ट्वीट किया और कहा कि उनके सूत्रों ने बताया है कि मोदी सरकार के 2 साल पूरे होने के मौके पर विज्ञापनों पर 1000 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है। अपने और अपनी सरकार के विज्ञापन को लेकर हमेशा विवादों में रहे केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार ने पूरे साल में 150 करोड़ रुपए खर्च किए। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। मोदी सरकार ने उपलब्धियों का जो लंबा चौड़ा ब्यौरा दिया है उसमें कई नई बातें हैं। संदेह नहीं कि योजनाओं, घोषणाओं और संकल्पों में मोदी सरकार ने कमी नहीं रखी। सरकार में मेहनत भी कम नहीं हुई। प्रधानमंत्री मोदी का सतत जुटे रहना सरकार के प्रति भरोसे का सबसे बड़ा आधार है। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा यह खुलासा।
नरेंद्र मोदी सरकार के 2 साल पूरे करने का जैसा जश्न मनाया जा रहा है, वह अपने आप में एक अनहोनी बात है। भाजपा के तमाम नेता और सरकार के सभी मंत्री देश भर में घूमकर 2 साल के कामकाज का ढिंढोरा पीट रहे हैं। सरकार के प्रचार के मुकाबले विपक्ष थोड़ा बैकफुट पर है। वैसे मोदी सरकार के आने के बाद से विपक्ष हमलावर है, लेकिन इन 2 साल के जश्न से पहले आए चुनाव नतीजों ने तस्वीर बदल दी है। सरकार के 2 साल पूरे करने के 1 हफ्ते पहले असम में भाजपा की पहली सरकार बनी है। यह नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सबसे बड़ी उपलब्धि है और इस नतीजे ने विपक्ष को रक्षात्मक बनाया है। अगर भाजपा असम में नहीं जीती होती या ये चुनाव नतीजे बाद में आने वाले होते तो इस समय विपक्ष का रुख कुछ अलग होता, फिर सरकार पर ज्यादा तेज हमले हो रहे होते। लेकिन नतीजों ने इस सरकार को अतिरिक्त ऊर्जा से भर दिया है। तभी पार्टी और सरकार के नेता ज्यादा भरोसे से अपनी उपलब्धियां बता रही हैं। प्रधानमंत्री ने चुनाव वाले राज्य उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में रैली की तो उनकी सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 2 साल की उपलब्धियां बताई। बड़े बड़े विज्ञापन देकर भी सरकार की उपलब्धियां बताई गयी। 2 साल के कामकाज को लेकर हुए सर्वेक्षणों का भी दावा है कि ज्यादातर लोग सरकार के कामकाज से संतुष्ट हैं और उनको आगे अच्छा होने की उम्मीद है। सरकार के इतने बड़े पैमाने पर प्रचार अभियान चलाने का एक बड़ा कारण विपक्ष का हमलावर रुख रहा है। यह संभवतः पहली सरकार है जिसे बनने के बाद से ही इतना विरोध झेलना पड़ा है। 3 दशक बाद बनी पूर्ण बहुमत की पहली सरकार को संसद में कामकाज करने से जिस तरह विपक्ष ने रोका वह अपने आप में हैरान करने वाला है। सरकार को भूमि अधिग्रहण बिल पर पीछे हटना पड़ा और जीएसटी का बिल अभी तक अटका हुआ है। दूसरी सरकारों के सामने जो मध्यावधि संकट होता था वह संकट इस सरकार के सामने पहले दिन से खड़ा हो गया। इसलिए सरकार की मजबूरी थी कि वह अपनी उपलब्धियों का जमकर प्रचार करे। सरकार के पास 2 साल की उपलब्धियों के तौर पर बताने को बहुत कुछ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 दर्जन से ज्यादा नई योजनाएं शुरू कराई हैं। स्वच्छता अभियान से लेकर जनधन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मुद्रा योजना, मेक इन इंडिया, उज्ज्वला योजना, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसे अनगिनत अभियान इस सरकार ने शुरू किए हैं। इनमें से ज्यादातर योजनाओं का वास्तविक लाभ अभी दिखाई देना बाकी है। उम्मीद की जा रही है कि अगले 2-3 साल में इनका असर दिखने लगेगा और तब शायद सरकार को अपनी उपलब्धियों के बारे में खुद ढोल नहीं पीटना पड़े। लेकिन चूंकि अभी योजनाएं शुरू हुई हैं और इनका लाभ ज्यादा बड़े समूह तक नहीं पहुंचा है, इसलिए सरकार को इनका ढिंढोरा पीटना पड़ रहा है। इन 2 सालों का एक बड़ा बदलाव यह है कि नरेंद्र मोदी के लिए अपने आप जयकारे लगाने वाली भीड़ घटी है। सोशल मीडिया में सक्रिय नमो ब्रिगेड प्रोएक्टिव होकर मोदी के लिए नहीं लड़ रहा है और जमीनी स्तर पर भी लोग तटस्थ भाव दिखा रहे हैं। इसलिए भी सरकार को खुद ही अपना ढिंढोरा पीटना पड़ रहा है। अब एक ब्रेक है, उसके बाद मोदी सरकार के 2 साल पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 साल के अपने कार्यकाल में केंद्र सरकार की कई मायनों में नई पहचान बनाई है। अपने नेतृत्व की निजी छाप में सरकार को जैसे ढाला है वह अभूतपूर्व है। सरकार की प्राथमिकता और एजेंडों को भी बदला। उस नाते सरकार प्रचार में अभी जो कह रही है उसे जनता कितनी पचा रही होगी। इन सब से जनता में सरकार के प्रदर्शन को लेकर रागात्मकता बनी है या नहीं, यही आज का कोर मुद्दा है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार अशोक टंडन है। अशोक जी, आपका वाजपेयी सरकार के वक्त का अनुभव है, उस तुलना में अभी 2 साल की जो उपलब्धियां सरकार ने बताई है, 2 साल जिस तरह के गुजरे हैं, उसका तब और अब का फर्क आप किस तरह का महसूस करते हैं? देखिए, पहली बात तो 2 साल कोई बहुत बड़ा समय नहीं है किसी भी सरकार को जज करने का, और ये बात मोदी सरकार के बारे में नहीं है, हर सरकार के बारे में। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि वाजपेयी सरकार के मुकाबले में इस सरकार के सामने चुनौतियां बहुत कम हुई हैं। 2 साल में कम हुई है क्योंकि वाजपेयी सरकार पहले दिन से राजनीतिक यानी स्थिरता पर ही बहुत उलझने झेलती रही, क्योंकि उस समय कोalition गवर्नमेंट थी, बहुत सारे दल थे, जयललिता आ रही है जा रही है। उस फ्रंट पर इस सरकार को स्थिरता के मायने में कोई चुनौती नहीं मिली। लेकिन ये माना जाता है एक तरह से धारणा के नाते कि इस सरकार का हनीमून पीरियड बहुत कम रहा, शुरुआत से ही कांग्रेस से और संसद के अंदर टकराव चालू हो गया था। नहीं, देखिए, ये हनीमून की जो आप बात कर रहे हैं ना, इसको शायद लोग लिंक कर रहे हैं चुनाव के नतीजों से, जो दिल्ली के आए या उसके बाद बिहार के आए। लेकिन जहां तक सरकार की बात है, सरकार के सामने चुनौतियां जैसे वाजपेयी सरकार के सामने आई, स्थिरता की आई, उसके बाद संसद पर हमला हो गया, प्लेन हाईजैक हो गया, कारगिल हो गया, ऐसी
कोई बड़ी चुनौती इस सरकार के सामने 2 साल में नहीं आई। अब जहां तक ये है कि अगर आप उनका कंपैरिजन करते हैं तो मुझे लगता है कि पहले 2 साल में सरकार के बारे में कुछ ऐसा कहने लायक नहीं है कि जिससे आप कहो कि सरकार अच्छा काम नहीं कर रही, क्योंकि 2 साल में कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, कोई स्कैंडल सामने नहीं आया। आपके अनुसार ये हर सरकार के साथ नहीं हुआ, भले जो बहुमत वाली सरकार रही हो, भले नरसिम्हा राव हो, राजीव गांधी, 2 मध्यावधि तक का मामला, 2.5-3 साल तक के मामले में सरकार के प्रति सद्भावना, पॉजिटिव इमेज हमेशा चलती आई रही है। नहीं, जैसा मैंने पहले कहा कि वाजपेयी सरकार के सामने पहले दिन से ही चुनौतियां थी। वो तो चुनौती थी कि अपने अस्तित्व के लिए सर्वाइवर वाली थी, लेकिन बदनामी नहीं थी। नहीं, बदनामी नहीं थी। तो किसी भी सरकार की अगर पहले 2 साल में कोई बदनामी नहीं होती, जैसे यूपीए 2 में क्या हुआ, 2009 में आए, 10 के बाद से लगातार 14 तक आरोप लगते नहीं, पर यूपीए 1 के अंदर उनके 4 साल बिल्कुल अच्छे निकल के गए थे। नहीं, अब हम उसको पीछे मुड़कर देखें तो हमको लगता है उनके पहले 4 साल ठीक निकले, लेकिन मेरा ये कहना है कि इसीलिए मैंने कहा कि यूपीए 1 से अगर आप कंपेयर करते हो मोदी सरकार को, तो पहले 2 साल में कोई ऐसा कारण नहीं है जिसके कारण लोग ये कहें कि हाँ ये सरकार बदनाम हो गई। जनता में परसेप्शन के नाते, क्योंकि ये सरकार जनता के बीच में जयकार है, जनता ने जिस तरह के जोश के साथ में, दीवानगी के साथ में सरकार को लाया, वो दीवानगी आज की तारीख में क्या है, ये एक कसौटी की बात है। नहीं, देखिए ये तो रह नहीं सकती। चुनाव के समय जो माहौल बनता है, जिसके चलते लोगों ने इस सरकार को चुना, अब उस माहौल में हर समय तो नहीं रहा जा सकता। इस सरकार को कुछ करके दिखाना है। अब नीतियां शुरू की गई हैं, उनका जो रिजल्ट सामने आने में समय लगेगा, लेकिन जैसे मैंने कहा कि ओवरऑल परसेप्शन सरकार के बारे में अभी ये है कि हाँ अभी इनको और समय दिया जाना चाहिए। 5 साल जब पूरे होंगे तब लोग सचमुच में इसको परखेंगे। सरकार का जो एजेंडा था, सरकार ने जो कहा, और जनता की जो उम्मीदें थी, उन दोनों के बीच में संतुलन के नाते या उन दोनों के हिसाब के नाते आप किस तरह की स्थिति देखते हैं? देखिए, सरकार ने जो वादे किए, लोगों की जो अपेक्षा थी, उसके लिए कुछ तो नीतिगत फैसले करने पड़ते हैं, और अगर वो नीतिगत फैसले हो रहे हैं तो उनके कार्यान्वयन में और उनका नतीजा आने में कुछ तो समय लगेगा। पर आपके अनुसार नीतिगत के नाते सबसे बड़े या मतलब जो कि दीर्घकालीन प्रभाव वाले कौन कौन से आप? देखिए, इसमें मुझे जो लग रहा है, इस सरकार की 2 साल की जो एक समस्या, इसको सबसे बड़ी चुनौती के तौर पर, जैसे मैंने कहा कि वाजपेयी सरकार की चुनौतियां अलग थी, इस सरकार की सबसे बड़ी चुनौती ये है कि राज्यसभा में इनकी मेजॉरिटी ना होने के कारण, उसके चलते कांग्रेस और बाकी विपक्षी दल जो इसका लाभ उठाकर सरकार के कामकाज को आगे नहीं बढ़ने दे रहे, इनके बिल नहीं पास होने दे रहे, वो एक बहुत बड़ी चुनौती है। और ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि जब ये मानसून सत्र शुरू होगा तब तक राज्यसभा के चुनाव हो जाएंगे, और ममता बनर्जी की जीत के बाद जैसी तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ये संकेत आ रहे हैं कि वो अब राज्यसभा में इस सरकार के खिलाफ रोड़े नहीं अटकाएगी, क्योंकि पश्चिमी बंगाल में कांग्रेस और वाम दलों ने मिलकर जो उसको चुनौती दी है, इसलिए ममता अगले सत्र से राज्यसभा में कांग्रेस और लेफ्ट के साथ खड़ी हुई नहीं दिखेगी, जिसके चलते इस सरकार के बहुत सारे लटके हुए फैसले जो है वो अगर पास होंगे तो जिस स्पीड से लोगों को अपेक्षाएं हैं, जो ऐसे मुद्दे अटके हुए हैं जैसे जीएसटी का बिल है और बहुत से मुद्दे हैं, वो अगर तेजी से आगे गति पकड़ेंगे तो मुझे लगता है जब हम अगले साल 26 को मिलेंगे तो लगेगा कि सचमुच में जो सरकार ने प्रयास शुरू किए थे उनका नतीजा सामने आने लगा। अशोक जी, पिछले 2 साल में राजनीति ज्यादा हुई है या राजकाज ज्यादा हुआ? देखिए, मैं समझता हूं दोनों चीजें हुई हैं। राजनीति इसलिए हुई है कि विशेष तौर से जिस तरह से दिल्ली में केजरीवाल ने आकर और कुछ हद तक बिहार में नीतीश ने एक चुनाव के दौरान एक राजनीति हुई। देखिए, इस देश की समस्या क्या है, साल में 2-2 बार तो चुनाव होता है, चुनाव होगा तो राजनीति होगी। अब जब एक चुनाव समाप्त होता है तो राजनीति भी थोड़ी ठंडी पड़ती है, लेकिन फिर चुनाव आता। अभी लकीली अच्छा ये है कि अगले साल के शुरू तक चुनाव नहीं है, तो आप देखेंगे अब के बाद से लेकर राजनीति कम होगी, क्योंकि राजनीति चुनाव के साथ जुड़ी रहती है, और चुनाव बहुत हुए तो राजनीति भी बहुत हुई। लेकिन सरकार ने अपनी ओर से कदम बढ़ाए हैं, उसमें मुझे लगता है समय लगेगा उनके रिजल्ट ग्राउंड पर दिखाई देने। जी अशोक जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं, या hsvyas@ ट्विटर और फेसबुक/नया इंडिया न्यूज़पेपर पर जाहिर करें। अब कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।